सो वेलकम बैक दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में व्हाट इज एचपीसी को समझा था, एचपीसी क्या है ये जाना था। आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है एचपीसी आर्किटेक्चर, और कंप्लीट आर्किटेक्चर समझेंगे एचपीसी का, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने डिवाइसेस इसमें कनेक्टेड होते हैं, फिजिकल कनेक्टिविटी क्या होती है और कैसे कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स क्या होते हैं इसके अंदर, सभी टाइप के डेफिनेशन समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं इसको डिटेल से। बात करेंगे एचपीसी के आर्किटेक्चर के बारे में। व्हाट इज एचपीसी आर्किटेक्चर? तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि एचपीसी का आर्किटेक्चर में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोसेसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। यानी कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये क्या करता है कि बड़े से बड़े बिग डाटा को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। वहीं साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी इजीली जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देता है। अब एचपीसी के आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इसमें मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, मल्टीपल कंप्यूट नोड्स होते हैं। उन सभी को मिला, मान लीजिए आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि मल्टीपल सर्वर एंड नेटवर्क को आपस में मिलाकर एक क्लस्टर तैयार किया जाता है, जिसे हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कहते हैं। आपको ऐसा समझना होगा कि आपके पास 10 कंप्यूटर हैं और 10 कंप्यूटर की आपने कुछ इस तरीके से फिजिकल कनेक्टिविटी कर दी कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और एक ही टास्क के ऊपर सारे मिलकर काम कर पा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। और सुपर कंप्यूटर्स भी सेम स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं। इस तरीके से आपको कुछ समझना होगा कि ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे आपके पास है मल्टी कोर प्रोसेसर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एक सर्वर है, ठीक है, और ये सर्वर और ये है उसका नोड यानी कि ये सर्वर। यहाँ पे जब भी बात आगे की वीडियोस में हम नोड की बात करेंगे तो आप समझ लीजिएगा वो एक स्पेसिफाई सर्वर है या स्पेसिफाई नोड है, ओके। और उस नोड के अंदर कुछ प्रोसेसर भी लगा होगा। प्रोसेसर तो आप जानते ही हैं, जो एक हर मदरबोर्ड में लगा रहता है प्रोसेसिंग के लिए, उसकी बात करना, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्रोसेसर और ये हो गया हमारा सर्वर, यानी कि ये इसके अंदर लगा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आजकल के सर्वर्स जो आ रहे हैं उनमें कभी कभी दो मल्टी कोर प्रोसेसर्स लगे होते हैं। मान लीजिए एक प्रोसेसर यहाँ पे लगा, एक प्रोसेसर यहाँ पे लगा, तो सर्वर के हमारे 2 प्रोसेसर होगा एक सर्वर के अंदर। अब इन प्रोसेसर्स में क्या होता है कि इनको मिला के इसी तरीके के मल्टीपल प्रोसेसर्स को मिला के नोड बना, और मल्टीपल नोड्स को मिला के हमारे पास क्या बना, एचपीसी क्लस्टर। यानी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर एक सर्वर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, मतलब इस तरीके से टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 16 सर्वर्स हैं। इन 16 सर्वर्स को हमने आपस में किसी कनेक्शन के थ्रू जोड़ दिया, ऐसे कुछ कनेक्शन कर दिया हमने इनमें कि आपस में जुड़ गए और जुड़ के चारों एक ही कंप्यूटर की तरह काम करने लगे। दैट्स कॉल्ड एचपीसी क्लस्टर। ये एचपीसी का आर्किटेक्चर है, जिस आपको बस इतना बेसिक समझना है कि इसमें इंपोर्टेंस किस चीज की रहती है, प्रोसेसर, कोर्स प्रोसेसर, कितने कोर का है, जितने ज्यादा कोर उतने ज्यादा कोर से रिलेटेड टास्क हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो मल्टी कोर के सबसे पहले हम सर्वर इसमें यूज करेंगे, उन मल्टीपल सर्वर्स को आपस में कम्युनिकेट करके हम एचपीसी क्लस्टर तैयार करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर दोस्तों इसका बनता है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे समझिए कि अब एचपीसी आर्किटेक्चर का हम डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो डायग्राम देखिए, पिछले सेक्शन में हमने समझा कि एचपीसी के आर्किटेक्चर में जैसे कि नोड्स, मल्टी कोर प्रोसेसर और मल्टीपल सर्वर्स को मिला के एक क्लस्टर तैयार हुआ। अब इसी को थोड़ा सा मैं फिजिकल व्यू में समझाता हूँ आपको। आइए जरा इसको जूम करके देखते हैं। थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ ताकि इजी और अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास नेटवर्क है, लैन नेटवर्क। वहां पर मैंने अपने 2 नोड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, नोड जहाँ पे बात है सर्वर्स, 2 प्राइमरी सर्वर्स सेटअप किए लिनक्स के ऊपर और उनको कनेक्ट कर दिया मैंने इन्फिनिटी वैन स्विच से। ये इन्फिनिटी वैन क्या है? ये डेटा को स्पीड से, हाई स्पीड से प्रोसेस करने के लिए एक माध्यम है या फिर एक वे है, एक स्विच की तरह होता है। और इसमें सभी डिवाइसेस, सभी नोड आपस में कनेक्ट होते हैं और एक बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं जैसे कि ये आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है, कोई अलग अलग मशीन या अलग अलग नोड्स नहीं है, ये एक ही नोड है। इसमें इतनी स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है पोर्ट्स के ऊपर, तो इनकी केबल्स भी अलग आती हैं। इन्फिनिटी बैंड के ऊपर स्पेसिफाई मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिन पर प्रॉपर डिटेल से डिस्कस करूंगा। अभी बस आपको इतना समझना है कि हम केबल्स के थ्रू या फिर नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं हाई स्पीड से, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी हाई बैंडविड्थ हमें मिलती है, डेटा लॉस बिल्कुल नहीं होता है ना। हाई स्पीड से हाई बैंडविड्थ हमें मिलती है इन्फिनिटी बैंड में। अब इसको हमने कनेक्ट कर लिया, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए हमने ईथरनेट स्विच यूज कर लिया, इसको भी आपस में कनेक्ट करवा दिया। अब यहाँ पे देखिए लार्ज मेमोरी नोड्स यानी कि यहाँ पे मेमोरी यानी रैम वाले नोड्स, जिनमें लार्ज रैम यानी रैम की क्वांटिटी ज्यादा है। कंप्यूट नोड्स जिसमें हमारे सीपीयू नोड्स हैं, ये मतलब 1 2 3 ये इतने सारे हमारे इतने सर्वर्स ये हैं, ये इतने बड़े थोड़े इनसे लार्ज अमाउंट वाले सर्वर्स हैं।
तो इनकी लोकेशन पे जीपीयू सर्वर्स भी होते हैं। मान लीजिए ग्राफिक कार्ड सपोर्ट वाले सर्वर्स हैं, तो कुछ ग्राफिक कार्ड वाले सपोर्ट हमने सर्वर्स रख दिए, यानी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने यहाँ पे इन सर्वर्स को बाय करते हैं कि भाई मेरे रिक्वायरमेंट है, मुझे एक ऐसा एचपीसी क्लस्टर बनाना है जिसमें मुझे टोटल 600 सीपीयूज चाहिए और मुझे कुछ समथिंग 300 जीबी के मुझे ग्राफिक्स चाहिए और इसके साथ साथ मुझे मेमोरी चाहिए 2000 जीबी समथिंग की मेरे पास मेमोरी होना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज को हम स्पेसिफाई करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सर्वर्स बाय करते हैं। ओके, तो इतना करने के बाद हम एक स्टोरेज सेटअप करी हुई है यहाँ पे, ये देखिए फाइल सिस्टम जिसे हम बोल रहे हैं। फाइल सिस्टम यानी कि ज्यादातर लस्टर फाइल सिस्टम हम एचपीसी एनवायरनमेंट में यूज करते हैं, लस्टर फाइल सिस्टम। अब लस्टर फाइल सिस्टम क्या होता है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो ये फाइल सिस्टम टाइप ऑफ फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम तो आपको पता ही होगा, इसमें हम स्टोरेज को माउंट करेंगे यहाँ पर और यहाँ से ही स्टोरेज माउंट होकर इस पर और इन सभी पर एनएफएस के थ्रू हम शेयर कर देते हैं ताकि वो स्टोरेज सभी पर प्रॉपर्ली माउंटेड हो और जब भी यूजर लॉग इन करेगा तो उनका सारा डाटा यहाँ पर रहेगा स्टोरेज के अंदर। ओके, और ये इनका रिसोर्सेज हम यूजर्स को शेयर कर देंगे। तो हम इनका यूसेज क्यों कर रहे हैं? यूजर्स को शेयर करने के लिए। अब यूजर को शेयर करने के लिए ही इनका यूज करना है। जैसे मान लीजिए अब यूजर लॉगिन हुआ, यूजर की रिक्वेस्ट यहाँ पे गई नोट्स के ऊपर। अब इनमें ये दो नोड क्यों रखे? दो नोड इसलिए रखे हैं कि बाई चांस कभी एक नोड बंद हो जाता है तो दूसरा अप हो जाए। तो अभी इस पर रिक्वेस्ट गई, अब यूजर का अकाउंट की डायरेक्टरी किसके ऊपर बनी हुई है? स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पे आपकी सेव हो जाती है वो डायरेक्टरी। अब बाई चांस यूजर ने जॉब सबमिट करी, अब वो चाहता है रिसोर्सेज, उसने बोला कि मुझे 50 जीबी 50 कोर्स चाहिए, तो इन सभी नोड्स में से जिस भी नोड में 50 कोर अवेलेबल होंगे वो नोड की एबिलिटी हमें मिल जाएगी और ये इसको प्रोवाइड करवा देगा यूजर को। इस तरीके से ये कुछ वर्क प्रोसेस होता है और इसको और डिटेल से हम समझेंगे। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी एक आर्किटेक्चर मैंने बनाया है। जैसे कि यूजर यहाँ पे बैठा हुआ है, हमारे पास दो मास्टर नोड्स हैं। तो यूजर ने लॉगिन किया, लॉगिन नोड्स इन दोनों में से किसी एक के ऊपर लॉगिन करेगा। फिर लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे वो उसका स्टोरेज है, यहाँ पर एक स्टोरेज सेटअप है और IPMI नेटवर्क है, एक EDR इन्फिनिटी बैंड नेटवर्क। इन्फिनिटी बैंड जो कि पिछले इसमें ही बताया था, इन्फिनिटी बैंड स्विच हाई बैंडविड्थ के लिए हम यूज करते हैं और इसके थ्रू उसको डायरेक्टरी मिली। डायरेक्टरी के बाद यहाँ पे हमारे पास नोड्स हैं और GPU नोड्स हैं। GPU नोड फॉर GPU मेमोरी, ग्राफिक मेमोरी के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे और इस तरीके से पूरा क्लस्टर हमारा तैयार होता है। आई होप आपको कनेक्टिविटी से रिलेटेड थोड़ा तो बेसिक आइडिया होगा। अब हम छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स इसमें समझते हैं कि मास्टर नोड्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट नोड्स क्या होते हैं और नोड क्या होता है, GPU नोड्स क्या होते हैं, IPMI क्या होता है, EDR इन्फिनिटी बैंड क्या होता है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में ये इनका मतलब क्या होता है और ये किस स्पेसिफाई वर्क के लिए जाने जाते हैं। ओके, तो HPC आर्किटेक्चर के IMP पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहला, जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं आपके लिए। व्हाट इज क्लस्टर? अब बात करते हैं क्लस्टर। क्लस्टर क्या है? सेकंड पॉइंट है व्हाट इज नोड? कंप्यूट नोड क्या है? व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? मास्टर नोड क्या है? मैनेजमेंट नोड क्या है? स्टोरेज क्या है? GPU नोड क्या है? इन्फिनिटी बैंड नेटवर्क, लोकल नेटवर्क यानी कि LAN और पैरेलल फाइल सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी बताया पैरेलल फाइल सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं और ये है क्या। तो ये पॉइंट्स हम कुछ इसके में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाट इज क्लस्टर से। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले सेक्शन में बताया था, कुछ यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्लस्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्लस्टर नेटवर्क यानी कि टोटल यहाँ पे इस पूरे इन्वायरमेंट को यानी कि यहाँ पे जिसमें नोड्स भी अवेलेबल हैं, GPUs भी अवेलेबल हैं, मास्टर 1 है, मास्टर 2 है, यूजर भी अवेलेबल, डिस्क भी अवेलेबल, स्टोरेज भी अवेलेबल, इन सभी इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक क्लस्टर इन द सेंस यानी कि जिसमें मल्टीपल नोड्स को आपस में कम्युनिकेट करवाया जाता है, इट्स कॉल्ड क्लस्टर। ओके, जिसमें मल्टीपल सर्वर्स आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं, इट्स कॉल्ड क्लस्टर। अब इसकी डेफिनेशन भी आपको बता ही देता हूं, ठीक है। डेफिनेशन जानते हैं, ये डायग्राम जो कि मैं पहले एक्सप्लेन ही कर चुका हूं कि क्लस्टर मतलब क्या है। सीधा सिंपल सी, एक कोर मल्टीपल कोर से नोड बना, नोड यानी सर्वर, और मल्टीपल सर्वर से हमारा HPC क्लस्टर बना। ए क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरकनेक्ट मशीन्स। इंटरकनेक्ट यानी कि आपस में इंटरनली कनेक्टेड मशीन्स को। ईच मशीन इज अ वेरी मच लाइक योर ओन डेस्कटॉप कंप्यूटर, मतलब ईच मशीन आपके एक प्रॉपर्ली डेस्कटॉप कंप्यूटर के बराबर होती है या फिर उससे भी बेहतर होती है। कंप्यूटर एक्सेप्ट इट्स मच मोर पावरफुल, यानी कि आपके लैपटॉप कंप्यूटर से थोड़ा बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। लाइक योर डेस्कटॉप कंप्यूटर, ईच मशीन ऑफन रेफर्ड टू एज नोड, एक हम उसको एक प्रकार से नोड भी कहते हैं। एज अ CPU सब मेमोरी, जैसे कि हम CPU होता है उसमें मेमोरी होती है एंड हार्ड डिस्क होती है। द नोड्स रनिंग योर प्रोग्राम आर यूजुअली कॉल्ड कंप्यूट नोड्स, है ना। तो टू टर्न द नोड्स इनटू अ क्लस्टर वी नीड टू 3 मोर ingredients, a network, data storage and
क्यू मैनेजर। अरे अब ये क्यू मैनेजर क्या है, डेटा स्टोरेज क्या है, इनको समझेंगे, लेकिन अब बस आपको इतना बेसिक समझना अभी इसमें कि हम मल्टीपल नोड्स को जोड़ रहे हैं और मल्टीपल नोड्स को जोड़कर ही जो तैयार होता है उसे बोलते हैं क्लस्टर। ओके, दैट्स इनफ। आगे चलते हैं, व्हाट इज नोड, कंप्यूट नोड की बात करते हैं। अब नोड क्या है, देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको, नोड यानी कॉल्ड सर्वर, इतने से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उसकी परिभाषा या डेफिनेशन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी, ए नोड रेफर्स टू अ सिंगल कंप्यूटिंग यूनिट, यानी कि एक सिंगल कंप्यूटिंग यूनिट को रेफर करता है नोड, या फिर हम सर्वर भी बोल सकते हैं जिसको, ना एचपीसी सिस्टम। ईच नोड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्रोसेसर्स, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि हर नोड के अंदर एक या उससे भी ज़्यादा प्रोसेसर्स अवेलेबल हो सकते हैं। कई कई नोड्स एक प्रोसेसर वाले भी होते हैं, कई दो प्रोसेसर वाले भी होते हैं, तो वो अपने डिपेंड्स करता है। सच एज जीपीयूज, मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्क इंटरफेस। अब इस नोड के अंदर अब क्या क्या अवेलेबल हो सकता है, सीपीयूज हो सकते हैं, जीपीयूज हो सकते हैं, मेमोरी यानी रैम हो सकती है, स्टोरेज हो सकती है, एंड नेटवर्क इंटरफेस यानी कि कम्युनिकेट हो सकता है, नेटवर्क भी पॉइंट्स लगे हुए थे। नोड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एचपीसी क्लस्टर, यानी कि इस तरीके के ब्लॉक्स को मिलाकर एचपीसी क्लस्टर हमारा तैयार होता है। आई होप आपको नोड का आइडिया हो गया, क्लस्टर का आइडिया होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं नेटवर्क। देखिए नेटवर्क का सीधा संबंध क्या है, देखिए यहाँ पे समझिए। अब जैसे ये एनवायरनमेंट को हम समझते हैं टोटल्स को, अब मान लीजिए ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो एक हमको इन सभी के बीच में एक नेटवर्क बनाना होगा, ऐसा नेटवर्क जिससे कि ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, आपस में जुड़ पाएँ। अब नेटवर्क की डेफिनेशन होती ही ये है कि हम ईच कंप्यूटर को, नेटवर्क आया कैसे पता है आपको, नेटवर्क कैसे आया, मैं आपको समझाता हूँ नेटवर्क कैसे आया। नेटवर्क को समझाने के लिए थोड़ा यहाँ पे आते हैं। पहले मान लीजिए एक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, एक ये कंप्यूटर आया। अब दो कंप्यूटर को आपस में डेटा शेयर करने के लिए, दो कंप्यूटर है हमारे पास है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, पेन ले लो। ओके, अब ये दो कंप्यूटर में इंडिविजुअल बंदे अपना डाटा रखते थे, कुछ डाटा रख दिया, इसने भी अपना कुछ डाटा रखा। अब इंडिविजुअल डाटा तो रखा जाता था, बट क्या है कि आपस में शेयरिंग नहीं कर पाते थे। तो जब वॉर का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे कुछ सैनिकों ने आपस में दो कंप्यूटर को कनेक्ट करके देखा, ठीक है। अब एग्जैक्ट मुझे ईयर तो याद नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा, बट ये है कि उन्होंने आपस में कम्युनिकेट किया और एग्जैक्टली उन्होंने देखा कि वो डेटा को ट्रांसफर आपस में कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने एक और कंप्यूटर दिया, ऐसे ही उन्होंने एक और कंप्यूटर रखकर कम्युनिकेट करके देखा कि ऐसा हो सकता है कि हम मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में शेयर कर सकें। इस तरीके से उन्होंने क्या बनाया, नेटवर्क, ठीक है। इस तरीके से उनका नेटवर्क तैयार हुआ। तो धीरे धीरे टोपोलॉजीज आई हैं, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, अब वो नेटवर्क वाली लाइन अलग चली जाएगी, लेकिन आपको इतना समझना है कि नेटवर्क क्या है। ओके, नेटवर्क क्या है, आपस में कम्युनिकेट करके डेटा को शेयर किया जाता है नेटवर्क के अंदर स्पीड से। अब यही अगर लार्ज अमाउंट पे हो जाता है तो लैन वैन आ जाते हैं वहाँ पे, जैसे कि वैन यानी कि वर्ल्ड लेवल पे चल जाता है, जो वर्ल्ड लेवल पे कम्युनिकेशन वैन आ जाएगा। लोकल नेटवर्क के किसी इंस्टीट्यूट का, किसी बिल्डिंग का, किसी पर्सनल नेटवर्क का या किसी पर्सनल ऑफिस का नेटवर्क, हम उसको लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कह सकते हैं, ठीक है। तो इनको डिटेल्स से जानने के लिए आप मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस देख सकते हैं लैन वैन की। फिलहाल अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और इसका थोड़ा सा इरेज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे समझिए कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क रिफर्स टू कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन, जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन मैटर करता है इसके लिए। इट्स प्लेस अ क्रिटिकल रोल इन फैसिलिटिंग द एक्सचेंज ऑफ डेटा को एक्सचेंज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। और इस तरीके से आप ये इन्फॉर्मेशन पूरी ले सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन मैंने आपको सीधे शब्दों में बता दिया कि नेटवर्क एक्चुअल में है क्या, ठीक है। आगे चलते हैं। हाई बैंडविड्थ हमें यहाँ पे मिलती है। और अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दोस्तों, व्हाट इज मास्टर नोड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे यूजर बैठा है और यहाँ पे लॉग इन कर रहा है। अब मास्टर नोड, इसे मास्टर नोड क्या बोल रहे हैं भाई, क्या वजह है इसको मास्टर नोड। द मास्टर नोड टिपिकली हैंडल टास्क सच एज जॉब शेड्यूलिंग, रिसोर्सेज एलोकेशन, यानी कि जॉब को शेड्यूल करने के। मान लीजिए यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे 3 यूजर्स हैं। अब उन्होंने अलग अलग जॉब्स चला दी हैं। अब कौन सी जॉब को कब शेड्यूल करना है, किस जॉब को रोक के चलना है, तो ये सारा मैनेज कौन करेगा, मास्टर बता देगा भाई मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो मैं अभी इसको आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, नहीं है तो थोड़ा वेट कर दो भाई, इसको वेटिंग में रखो, इसको जाने दो। इससे बोल देंगे हाँ भाई तेरे को रिसोर्स चाहिए, ले नोड 1 का रिसोर्स ले और चला, इस तरीके से। तो ये सारा काम कौन करेगा, मास्टर नोड करेगा। रिसोर्स एलोकेशन, जॉब शेड्यूलिंग एंड ओवरऑल सिस्टम मॉनिटरिंग इन द सेंस, यानी कि यहाँ पर हम मॉनिटरिंग भी लगाते हैं। सिस्टम मॉनिटरिंग यानी कि फॉर एग्जांपल किस नोड के कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये सारी डिटेल्स कौन मैनेज करेगा, मास्टर नोड करेगा। Okay, so that's basic work of master node, and it plays a critical role in distributing workloads,
जैसे कि वर्कलोड किस पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो उस पर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैनेजिंग आप पैरेलल एक्सिक्यूशंस ऑफ टास्क, यानी कि पैरेलली टास्क को परफॉर्म करने के जो शेड्यूल लेता है वो भी मास्टर नोड परफॉर्म मैनेज करता है कि यानी किस नोड पे पैरेलली वर्क करना है, पैरेलली अब जॉब किसके ऊपर जाएगी, दैट इस टाइप की कुछ। द मास्टर नोड आल्सो एक्ट एज द एंट्री पॉइंट फॉर यूजर। यहाँ पर ये एक एंट्री पॉइंट होता है यूजर्स के लिए, यानी कि यूजर्स के एंट्री पॉइंट के लिए यूज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 मास्टर नोड हैं, क्यों रखे हैं भाई 2 मास्टर नोड इसलिए रखे हैं क्योंकि मान लीजिए एक मास्टर नोड अगर कभी फेल भी हो जाता है तो हमारे पास दूसरा अवेलेबल होता है ऐसी कंडीशन में, और दोनों मास्टर नोड होने के फायदे यही है। ओके, तो बाई चांस जैसे कि आपको एक आईपी दी गई हो, कोई भी 10.99 या डॉट कुछ भी करके आईपी दी हो, तो मान लीजिए 0.1 ऐसा करके कुछ आईपी दी है, तो वो आईपी मान लीजिए इन्होंने एक वर्चुअल आईपी बना देते हैं, तो जिससे कि यूजर इस आईपी के थ्रू इनमें से किसी एक पे फॉरवर्ड होता है। अब मान लीजिए अगर ये वाला बंद हो गया तो वो ये फॉरवर्डिंग इस वाले नोड पे जाती है। तो ये इस तरीके से कुछ इनका लॉगिन मेथड काम करता है। वो आगे डिटेल से मैं और बताऊंगा इनको कि किस तरीके से ये प्रोसेस डिटेल में चलती है, लेकिन अभी बेसिक आपको समझाना इस वीडियो में जरूरी है कि ये किस तरीके से परफॉर्म होती है। ओके, तो हु सबमिट देयर कंप्यूटेशनल जॉब्स टू द एचपीसी सिस्टम थ्रू द मास्टर नोड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि द मास्टर नोड आल्सो एक्ट एज द एंट्री पॉइंट ऑफ यूजर्स। जो भी कंप्यूटेशनल जॉब्स एचपीसी सिस्टम पे सबमिट करना चाहता है उसके लिए एक एंट्री पॉइंट होता है मास्टर नोड। ओके, तो मास्टर नोड आपको समझ में आएगा कि एक एंट्री पॉइंट होता है जहां पर सभी शेड्यूलिंग टास्क होते हैं, रिसोर्स एलोकेशन जहां से होता है, आपको एक टर्मिनल मिलता है, यहाँ पे आप जॉब भी आपकी इन्हीं नोड्स के ऊपर सबमिट होती है, और यही नोड जॉब सबमिट होने के बाद आपको रिसोर्स एलोकेट करवाते हैं। ओके, तो जो आपकी क्यू म्यू में जो जॉब आती हैं, रनिंग में चल रही हैं, तो वो डिपेंड्स करती है मास्टर नोड ने उसको किस तरीके से रिसोर्सेज को अलोकेट किया है। नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट नोड इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक मैनेजमेंट नोड भी है, इसका क्या रोल है भाई, चलो जानते हैं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग ए मैनेजमेंट नोड, समटाइम्स आल्सो कॉल्ड अ मैनेजमेंट सर्वर। मैनेजमेंट सर्वर भी इसको कहा जाता है, और सिंपली ए हेड नोड। हेड नोड यानी कि हेड नोड यानी जो हेड होता है, इट्स अ डेडिकेटेड सर्वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एंड मैनेजिंग द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ द एचपीसी क्लस्टर। ओवरऑल ऑपरेशंस को मैनेज करने का, ओवरऑल यानी कि जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं एचपीसी क्लस्टर के अंदर, उन सभी को मैनेज करने का काम मैनेजमेंट नोड का होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि भाई मैनेजमेंट नोड है, तो मैनेजमेंट का सारा कामकाज कौन संभालने वाला है, मैनेजमेंट नोड। द मैनेजमेंट नोड टेक्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल फंक्शंस प्लेइंग अ सर्कल रोल इन द कोऑर्डिनेशन एंड ऑप्टिमाइजिंग ऑफ एचपीसी एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, क्रिटिकल रोल्स जितने भी होते हैं वो सारे यहीं से परफॉर्म होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन एचपीसी एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट नोड की होती है। इस तरीके से जैसे कि हम बता सकते हैं जॉब शेड्यूलिंग हो गया, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, यूजर इंटरफेस, क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग्स, ये सारी चीजें मैनेजमेंट नोड के अंदर की जाती हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं मॉनिटरिंग भी करना है, तो मॉनिटरिंग के लिए आप डेडिकेटेड सर्वर कॉन्फ़िगर कर दीजिए इसके ऊपर। क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सारे क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन यहीं से होगी। यूजर इंटरफेसेस देखने हैं तो वो सारे यहीं से होंगे। तो ये सारी चीजें जो काम कर रही है ना वो मैनेजमेंट नोड के अंदर ही हम करते हैं। ओके, अगला चलते हैं व्हाट इज स्टोरेज। स्टोरेज की बात करते हैं, और स्टोरेज में हम आते हैं एचपीसी। देखिए स्टोरेज से सीधा सिंपल सा फंडा, जैसे कि आप एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टोरेज। ओके, अब स्टोरेज के अंदर जैसे आपने पहले चलते थे कार्ड चलते थे, और आजकल मोबाइलों में भी स्टोरेज आने लगी, उसी तरीके से हम एचपीसी क्लस्टर के अंदर हम डेडिकेटेड हार्ड डिस्क, अगर आपने देखी होंगी, आपने अपने कंप्यूटर्स के अंदर हार्ड डिस्क देखी होंगी ना, मल्टीपल हार्ड डिस्क, जैसे कि आप देख रहे हैं ना ये मल्टीपल स्टोरेज नोड, यानी कि छोटी छोटी हार्ड डिस्क को इस तरीके से आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है एक मशीन के अंदर, और उसको फाइल सिस्टम के ऊपर माउंट कर दिया जाता है। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं इसी को, स्टोरेज। फिर एचपीसी रिक्वायर्स स्टोरेज टू बी डिलीवर टू अ लार्ज नंबर ऑफ कोड मशीन्स इन पैरेलल। It's a streaming data from a large files और processing thousands of small files, thousands of small files को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर। The storage should deliver the perform those workload demands, मतलब किसी भी टाइप की वर्कलोड डिमांड्स को ये फुलफिल करने की कैपेसिटी रखता है। सीधे सिंपल से आपको समझना होगा कि मान लीजिए अगर आपका वर्कलोड ज़्यादा है और मान लीजिए आप डेटा स्टोरेज, तो मल्टीपल, यहाँ पे हम इन्फिनिटी मैन स्विच यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि ऐसा लगे ही ना कि आपकी स्टोरेज अलग है, आपके ये अलग अलग सर्वर्स अलग है। भाई अगर स्टोरेज से कोई एक फाइल चाहिए ना, तो ऐसे ही ट्रांसफर होगी जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर होती है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कोई फाइल नेटवर्क के थ्रू जा रही है,
दैट्स वाई हम यूजिंग इन्फिनिटी बैंड। और इसी तरीके से हम स्टोरेज का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, जीपीयू नोट्स की बात करते हैं। जीपीयू नोट कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपली जैसे कि हम नोट्स की बात करी थी हमने, नोट्स के अंदर क्या होता है, सीपीयू हो सकते हैं, सिंगल सीपीयू या मल्टीपल, एक सिंगल प्रोसेसर होता है या मल्टीपल प्रोसेसर होता है या रैम होती है। जीपीयू का मतलब सीधा सिंपल सा फंडा है, जीपीयू का इन द सेंस यानी ग्राफिक कार्ड यानी कि ग्राफिक्स मेमोरी, ग्राफ मेमोरी, जिसके लिए मतलब ग्राफिक मेमोरी की जरूरत होती है ना, वहाँ पे हम जीपीयूज डिवाइसेस के थ्रू ग्राफिक मेमोरी लेते हैं। अब ऐसी कंडीशन में यूजर्स को अपनी स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर जॉब सबमिट करते समय याद रखना होता है कि उनको जीपीयू स्पेसिफाई करने हैं, जीपीयू की रिक्वायरमेंट अलग से डालनी पड़ती है, तो वो जीपीयू का रिसोर्स उसको एलोकेट करा देता है और तब वो यूज कर सकता है। जीपीयू इज अ स्पेसिफाइड प्रोसेसिंग डिजाइन फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग मैंने बताया था आपको कि पैरेलल फाइल सिस्टम है और पैरेलली प्रोसेस करने के लिए ये एक अलग ही इंपोर्टेंट वो है, स्पेशलाइज प्रोसेस है, डिजाइन की गई है। आजकल आप देखेंगे ना तो जीपीयू के लिए स्पेसिफाइड डीजेक्स का भी यूज किया जाता है। तो डीजेक्स भी एक नोड ही है, लेकिन हमारा एनवीडिया के थ्रू आया हुआ है, तो वो डिवाइस की बहुत अच्छा डिवाइस है जिसको मैं डिटेल से बताऊंगा आगे। तो जीपीयू नोड्स लार्जेस्ट ऑफ द पैरेलल कंप्यूटिंग पावर ऑफ जीपीयू एक्सीलेटर कंप्यूटेशन एनेबलिंग फास्टर एंड मोर एफिशिएंट एक्सक्यूशन। देखो फास्टर करता है जीपीयू एक्सीलेटर कंप्यूटेशन। इसमें मतलब कुछ ऐसे टास्क जो मतलब नॉर्मली हम ओनली सीपीयू के थ्रू नहीं कर सकते हैं, जीपीयू की मेमोरी रिक्वायर्ड मांगते हैं, वो हम ऐसे टास्क को जीपीयू की मेमोरी के थ्रू यूज कर सकते हैं। जीपीयू जैसे जीपीयू नोड के अंदर, क्योंकि जीपीयू नोड्स के अंदर वहाँ पर हमने ग्राफिक कार्ड अवेलेबल होते हैं, तो वो रिसोर्सेज वहाँ से हमको अवेलेबल करा देता है। ओके, तो ये जीपीयू नोड्स हो गए। अब इन्फिनिटी बैंड में जब से बता ही रहा हूँ आपको कि इन्फिनिटी बैंड होता क्या है, सीधी सिंपल सी बात है। इन्फिनिटी बैंड नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिसमें जैसे आप देख रहे होंगे इमेजेस में कि उसमें क्या होता है कि कनेक्टिविटी इतनी फास्ट होती है कि उनको इन्वायरमेंट में ये फील ही नहीं होता है कि आपकी स्टोरेज अलग है, अलग अलग नोड्स हैं, केबल्स के थ्रू ही कनेक्टिविटी होती है जैसे एक स्विच में होती है। बट इसमें हाई बैंडविड्थ यूज़ की जाती है जिससे कि डेटा फास्टर ट्रांसफर होता है। 100,000 Gbps तक की स्पीड हमें यहाँ पर मिल सकती है डेटा ट्रांसफर में। The infinity band is a high performance, low latency and network technology commonly used for high performance computing. Commonly HPC के लिए ही, क्लस्टर्स के लिए यूज किया जाता है। इन डेटा सेंटर्स के लिए भी इसका यूज किया जाने लगा है। इट्स प्रोवाइड अ फास्ट एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन फैब्रिक बिटवीन कंप्यूट नोड्स के लिए फास्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, डेटा ट्रांसफर प्रोवाइड करता है। इन्फिनिटी बैंड सपोर्ट्स वेरी हाई डेटा ट्रांसफर रेट, यानी कि सबसे हाई डेटा ट्रांसफर रेट इस पे सपोर्ट होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। मेकिंग इट सुटेबल फॉर डिमांडिंग एप्लीकेशन डेट रिक्वायर्स क्विक रिलेबल, यानी कि ऐसी एप्लीकेशन जो क्विक रिलेबल डेटा रिक्वायर्ड करती हैं तभी वो उनकी परफॉर्मेंस हाई होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर इन्फिनिटी बैंड का यूज करते हैं। सच एज साइंटिफिक सिमुलेशन एंड लार्ज स्केल डेटा, साइंटिफिक वाला सिमुलेशन एंड लार्ज स्केल वाला डेटा ये बताती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरीके का कुछ इन्फिनिटी बैंड स्विच रहता है। आप देखिए कितना क्लासिक लुक है इस स्विच का। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके केबल्स कनेक्ट हो जाती हैं इस तरीके से, मल्टीपल नोड्स के, हर केबल नोड के ऊपर जाती है, यहाँ पे कुछ केबल आपकी स्टोरेज के ऊपर जा रही हैं, तो स्टोरेज भी यहाँ पे कनेक्ट हो गई, आपकी नोड्स भी कनेक्ट हो गई इन सभी से। ठीक है, तो ये इस तरीके से मल्टीपल नोड्स के थ्रू आपकी स्टोरेज इसके थ्रू नोड्स पे जाती रहती है। अब आते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। पीछे बता ही दिया मैंने आपको लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, मल्टीपल कंप्यूटर, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। यहाँ पर हाँ, लैन क्या है ये, तो मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया तो ये बन गया नेटवर्क। अब वर्ल्ड लेवल पे कम्युनिकेशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल इस देश से उस देश का कम्युनिकेशन हो गया, तो इट्स कॉल क्या वैन। और मान लीजिए आपकी एक स्पेशल यूनिवर्सिटी के अंदर का लैन कहलाएगा, आपके अंदर ऑफिस के अंदर अगर छोटा सा नेटवर्क है तो वो भी लैन कहलाएगा, और मान लीजिए किसी बिल्डिंग का नेटवर्क है तो वो भी लैन कहलाएगा। अब लेकिन मल्टीपल बिल्डिंग्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, मल्टीपल लोकेशंस आपस में कम्युनिकेट कर रही है, तो इट्स कॉल्ड वैन। ओके, यही लैन वैन का अंतर है। और लोकल एरिया नेटवर्क कंटेंट्स विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिक एरिया, स्मॉल एरिया के अंदर जो भी नेटवर्क स्टेब्लिश होता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। यूजुअली विद इन द सेम बिल्डिंग के अंदर है, होम के अंदर होम वाईफाई नेटवर्क। देखो लैन कैन आल्सो बी फेयरली लार्ज अल्ट्रो इफ दे टेक अप मल्टीपल बाइंडिंग्स, यानी मान लीजिए अगर मल्टीपल जॉइंट्स कर दिया जाए तो लैन बड़ा हो सकता है लेकिन वैन नहीं बन सकता। वो इट्स यूजुअली मोर एक्यूरेट टू क्लासीफाई एज अ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी हमारे पास अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पैरेलल फाइल सिस्टम के बारे में। छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा, डिटेल से मैं स्पेसिफाई वीडियो पैरेलल फाइल सिस्टम के ऊपर बनाऊंगा भी। तो पैरेलल फाइल सिस्टम इज अ टाइप ऑफ फाइल सिस्टम डिजाइन टू प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस डेटा एक्सेस, मतलब हाई परफॉर्मेंस के डेटा को एक्सेस करने के लिए पैरेलल फाइल सिस्टम बनाया गया था। एचपीसी के लिए स्पेसिफाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज होती है। अब इन्फिनिटी बैंड हमारे पास शेयरिंग के लिए, अब फाइल सिस्टम भी तो चाहिए, स्टोरेज डेटा को फाइल सिस्टम नहीं चाहिए तो मान लीजिए आप यूजर ने यहाँ पे एक फाइल सेव करी, अब वो फाइल यहाँ से प्रोसेस होके इन्फिनिटी बैंड पे जाएगी। अब इन्फिनिटी बैंड उसको भेजेगा सबसे पहले फाइल सिस्टम पे या स्टोरेज पे, बताइए।
अब भाई वो फाइल सिस्टम पे जाएगी, फाइल सिस्टम में गई, कहाँ पे सेव करना है मुझे, यहाँ पे सेव करना है। फाइल सिस्टम उसको एलोकेट करेगा भाई हमारे इस स्टोरेज के अंदर, यहाँ पे जगह खाली है, तो वो कहेगा कि ठीक है ओके यहाँ पे जाइए और यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो इट्स कॉल्ड फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में हमारे ब्लॉक्स बने रहते हैं, इस पूरे स्टोरेज, इसका काम क्या है कि हमें स्टोरेज प्रोवाइड करना। बट एक्चुअल में ये स्टोरेज की एंट्री से का काम कहाँ पे होता है, फाइल सिस्टम के ऊपर। फाइल सिस्टम के ऊपर काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम EXT फाइल सिस्टम होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइल सिस्टम होता है। तो स्टोरेज माउंटेड है, अब हम बोल सकते हैं कि माउंटेड कहाँ पे होती है स्टोरेज, फाइल सिस्टम के ऊपर। Across multiple storage device or servers allowing to consult access by multiple compute nodes, this parallelism enhance performance and scalability, making them well suited for the parallel IO requirement of HPC applications। ठीक है, तो ये इतना आपको थोड़ा सा समझना होगा पैरेलल फाइल सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों आई होप इतनी ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके दबाएं, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से रिलेटेड आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।